हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 3 चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 3 है बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में बच्चों आज आप लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। आज जो हमारा लेक्चर नंबर ये सेकंड है बच्चों। आज आप लोग सीखने वाले हो रासायनिक अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की दर है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको अभिक्रिया समझाना चाहता हूं कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। जैसे कोई भी पदार्थ है बच्चों, वो रूपांतरित होकर के दूसरे पदार्थ में बदल गया। जैसे मैं कहता हूं कि ए और बी आपस में मिलकर दो नए पदार्थ बना लिए, C+D, दो पदार्थ हो गए। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो प्रारंभ में जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है अभिकारक। क्या होता है बच्चों? अभिकारक। ठीक है, और जो बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, या तो आप इसको कह सकते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रियाकारक। और इसको हम बोलते हैं क्रियाफल। क्रियाफल मतलब दो पदार्थ आपस में क्रिया कर लिए, तब कुछ न कुछ फल दिए। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हैं तो आपको परीक्षा देना होता है और फिर परीक्षा का आपको फल मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्रियाकारक और बनने वाला पदार्थ क्रियाफल कहलाता है, या उत्पाद कहलाता है, या अभिकारक कहलाता है। अभी तो अभिक्रिया के बारे में समझ रहे हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थ बनते हैं तो उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि दूध से दही का निर्माण, दूध से दही का निर्माण, दही का निर्माण यानी दूध से दही बन रहा है, तो समय के साथ आप ही बताओ, समय के साथ क्या होगा बच्चों? इस दूध में कमी आएगी, समय के साथ दूध में कमी आएगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। कहने का मतलब दूध के सांद्रण में कमी आएगी और मतलब उसकी मात्रा कम होती जाएगी, और इसके सांद्रण में वृद्धि होगी, मतलब इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक, अभिकारक के सांद्रण में कमी आएगी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। जैसे ये आपका अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रण में कमी आएगी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। हमने कहा ए और बी दो पदार्थ है, जब आपस में मिलाया तो ये C और D में बदल रहा है, मतलब ए और बी में कमी आएगी और C+D में वृद्धि होगी। तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि अभिकारक के सांद्रण में क्या आता है? कमी आता है, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता है। इसलिए तो बोलते हैं बच्चों, जब अभिकारक हम धनात्मक नहीं मानकर चलते, ऋणात्मक मानकर चलते हैं, क्योंकि ये कम होता है, और उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को हम हमेशा धनात्मक लिया जाता है, क्योंकि उत्पाद हमेशा बढ़ता है। छोटी छोटी पॉइंट है जिसे आप लोगों को समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या समझा? समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में क्या होगी? कमी आएगी, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। अर्थात समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है, यही अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर कहलाती है बच्चों। अभिक्रिया है क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इनके बीच होने वाला जो भी माध्यम होता है वो अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया कहने का मतलब एक प्रकार से मेथड है, एक प्रकार से ये प्रक्रम है, जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ अलग यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला दें तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, अर्थात अभिकारक के सांद्रण में कमी आएगी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो हम आपसे कह दें कि अभिक्रिया की दर की परिभाषा बता दो आप, तो आप कहोगे अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी की दर या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि है जो आपका अभिक्रिया का दर कहलाएगा। समय के साथ भाई, समय धीरे धीरे गुजरता जाएगा, अभिकारक जो उत्पाद में बदलता जाएगा। तो इससे आपका परिभाषा क्लियर हो गया बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में
समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी, अभिकारक में कमी आएगी, क्रियाकारक में कमी आएगी, तो अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी और उत्पाद के या करके अगर लिखोगे उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। समय के साथ बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि समय के साथ ही होगा, यानी अभिक्रिया की जो दर है वो केवल और केवल समय के साथ ही होगा। ठीक है, अभिक्रिया की दर केवल और केवल समय के साथ होगा। समय के साथ मतलब 1 मिनट में कितनी अभिक्रिया हो रही, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मिली सेकेंड भी लगता है। तो आप लोग लिख सकते हैं अभिकारक या उत्पाद। हालांकि अभिकारक में कमी होगी तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन वृद्धि होगी। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन किसके साथ बच्चों? समय के साथ। तो नीचे आप लिखोगे समयांतराल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। तो अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन समय अंतराल के साथ होगा, अर्थात इसका हम यदि अभिक्रिया की दर तो आप लोग समय अंतराल नीचे लिखोगे, ऊपर या तो अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि लिखोगे आप। अब बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि मान के चलते हमारे पास एक अभिकारक है जो उत्पाद में बदल रहा है, एक अभिकारक है जो कि उत्पाद में बदल रहा है बी में। ठीक है, हम एक अभिक्रिया लेके चलते हैं ए से बी के लिए, तब अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर आप बताओगे। अभिक्रिया का वेग आपने क्या पढ़ा है बच्चों? आपने क्या पढ़ा है? अभी हमने क्या पढ़ाया आपको कि अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी, अभिकारक के सांद्रण में में कमी, इसके साथ समय के साथ यानी समयांतराल। मैं मान के चलता हूं बच्चों ए की कमी आ गई, डेल ए मतलब परिवर्तन हो गया, समय के साथ डेल टी, तो ये ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। अभिकारक की कमी होने के कारण जब इसके सांद्रण को व्यक्त करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक लिखेंगे, यानी अभिक्रिया की दर आप लिखेंगे बच्चों तो अभिकारक के सांद्रण में कमी बटा समय अंतराल अर्थात -dA/dt। ये किसके लिए है बच्चों? यहां पर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं अभिक्रिया कहां से? ए से बी के लिए हो रहा है। ये आपको भी जानकारी के लिए भाई, नोट्स बनाओगे आप लोग भी बच्चों, आप लोग नोट्स बनाते चलें। ठीक है, अब मैंने आपको कहा अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है, दूसरे साइड में हम देखेंगे तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। भाई एक कमी हो रहा है, आप लोग ऑलरेडी 2 मान लीजिए व्यक्ति हैं, तो यदि एक पैसा दे रहा है तो एक तो लेगा ही लेगा। हम यदि आपको पैसे दे रहे हैं तो आप लोगे भैया, तो आपके में वृद्धि होगी, हमारे में कमी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, तब हम dB/dt या डेल B/dt करें तो ये हमेशा प्लस में होगा। दोनों चीज के बीच में डिफरेंस क्या था वो चीजें हमने आपसे शेयर कर दिया। अब बच्चों यहां पे आप लोगों को सीखना है इसकी इकाई कैसे निकालेंगे। तो इकाई हमने इसके पहले भी चर्चा किया है कई बार। थोड़ा सा यहां पर सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि सांद्रण की इकाई क्या होता है बच्चों। सांद्रण है क्या? एक निश्चित आयतन में, तो आयतन का होता है लीटर। एक निश्चित आयतन में पदार्थ की मात्रा मतलब मोल। एक निश्चित आयतन में पदार्थ की मात्रा मतलब मोल प्रति लीटर हो जाएगा सांद्रण की इकाई। तो बोला है ना कि अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगी बच्चों। तो अभिक्रिया की दर की इकाई कैसे हो जाएगा? आपने पढ़ा है कि अभिकारक के उत्पाद का सांद्रण, भाई आपने क्या पढ़ा? अभिकारक या तो उत्पाद का सांद्रण, किसी का भी सांद्रण लो, सांद्रण तो सांद्रण ही है, बटा बच्चों आपने पढ़ा समयांतराल। क्या पढ़ा? समयांतराल। अच्छा, सांद्रण की इकाई हमने अभी आपको बताया मोल प्रति लीटर, कभी कभी लीटर रहता है ऐसा छोटा ली, डिवाइड बाय समय का क्या होता है? सेकंड। मतलब इसका इकाई आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो ये मोल होगा ना, कि मोल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका इकाई निकल कर आ गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये चीज आप लोग कर लेना। यहां मोल प्रति लीटर है, फिर पूरे का डिवाइड सेकंड है, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर सेकंड, ठीक, ये चीज। तो ये इसका इकाई भी हो गया, ठीक। अब कभी कभी आपको ग्राफ देखने को मिलता है और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ है क्या, सर ने तो कभी पढ़ाया ही नहीं ग्राफ। भैया आगे की एक अभिक्रिया है जो कि अभिकारक से उत्पाद में बदल रहा है, उसका आप ग्राफ ही निरूपण करो। तो फिर जब आपसे बन ही नहीं रहा, भाई आप पढ़े ही नहीं तो कहां से बनेगा। लेकिन चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम एक अभिक्रिया दर्शाएंगे तभी तो होगा ना बच्चों। जैसे हमने कहा ए से बी में बदल रहा है, ठीक है। ए हमारा क्या है, अभिकारक है, ठीक, और ये बी हमारा क्या, उत्पाद है। जैसे कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो पहले ये 100% रहा होगा और इसकी मात्रा 0%, यानी समय अंतराल के बाद ये 0% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। सही है कि नहीं। समय के साथ साथ अभिकारक में कमी आएगी, उत्पाद में वृद्धि होगी, सबको पता है ना, ठीक है। जैसे मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं, दो कंडीशन है बच्चों, ये लो, ठीक, ये आपका हो गया। यहां से आपका ये 0 होगा, इसको मैं सांद्रण कह देता हूं। प्रारंभ में सांद्रण, बताओ आप लोग, प्रारंभ में सांद्रण जो है उत्पाद का यहां पे 0 होगा। शुरू में उत्पाद बिल्कुल 0 है और ये बिल्कुल चरम सीमा पर है, 100% पर है, मतलब यहां पे आपका अभिकारक होगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा उत्पाद में वृद्धि होगा। जैसे इधर मैं कह देता हूं समय, ठीक है, ये समय बताएगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा बच्चों तो ये सांद्रण बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, समय इधर तो ऐसा खींचेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो सांद्रण भी बढ़ता जाएगा उत्पाद का। तो इसको मैं कह सकता हूं ये उत्पाद है, क्या है, उत्पाद भी है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उत्पाद का सांद्रण बढ़ेगा, लेकिन अभिकारक 100% था, लेकिन धीरे धीरे बेचारा कम होता जाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो ये आपका अभिकारक आ गया। भैया समय के साथ अभिकारक में कमी आएगी, वो नीचे आ रहा है, समय बढ़ता गया लेकिन ये नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि समय के साथ इसके सांद्रण में कमी आ रही है, उत्पाद के सांद्रण में धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये ग्राफीय निरूपण है। कभी आपसे कोई पूछ दे, आपके विद्यालय में कोई पढ़ाए और आपसे ना बने तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बच्चों, इसलिए जानना जरूरी है। तो फिलहाल इतना क्लियर है बच्चों। इसके बाद हमारा जो टॉपिक था कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो कि आपको तैयार करना है। निश्चिंत होकर के पढ़ाई करेंगे तभी मजा आएगा बच्चों, थोड़ा सा समय देंगे तब कुछ आप सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है सांद्रण है, अभिकारक का सांद्रण है, अभिकारक का सांद्रण। ये सांद्रण का मतलब आयनों की संख्या बढ़ जाए ना, जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाए, उनके परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए, उनके कणों की संख्या बढ़ जाए। सांद्रण का मतलब है कि निश्चित एरिया निश्चित है लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिसके माध्यम से अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है, या तो कण होंगे, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में स्थानांतरण करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, तभी तो हो सकता है। मैं मान के चलता हूं कि भाई साहब कण ही है, कण आपस में टक्कर करेंगे और टक्कर करेंगे तभी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। आपका सर कब फूटेगा, जब आपका सर दीवार पे लड़ेगा, जब तक दीवार में लड़ेगा नहीं तब तक कहां सर फूटेगा। ऐसे ही दो पदार्थ आपस में जब तक लड़ेंगे नहीं, टक्कर करेंगे नहीं, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो टक्कर होगा कब, जब उसमें कणों की संख्या होगी, सांद्रता यदि बढ़ा दी जाए कणों की संख्या वृद्धि होगी और टक्कर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास पात्र है बच्चों, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ है एक पदार्थ, और दूसरा पदार्थ हमने लाया और बोला भैया अत्यधिक मात्रा में पदार्थ मिला दो। जब ज्यादा मात्रा में पदार्थ मिलाया तो टक्करों की संख्या बढ़ गई, अणु आपस में ज्यादा टकराने लगे, जो उनके कण है वो ज्यादा टकराने लग गए, और जब ज्यादा टक्कर होगी तो अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। आगे आप पढ़ोगे आर्हेनियस के द्वारा जो टक्कर का सिद्धांत है,
आप जितने बार अपने बुक से टकराओगे, मतलब पढ़ोगे, उतना आपके पास नॉलेज ज्यादा आएगा बच्चों। आप जितना बार आपको पेन का प्रयोग करोगे, जितने अच्छे तरीके से लिखाई करोगे, उतना ही अच्छा आपका लिखावट सुधरेगा। जितने बार आप किसी प्रश्न को प्रैक्टिस करो, उतने ही अच्छे तरीके से वो आपसे बनेगा। ऐसे ही जितने ज्यादा अभिक्रिया संपन्न होने के रीजन पीछे टक्कर का सिद्धांत होता है कि जितने ज्यादा अणुओं या परमाणुओं में टक्कर होगा, कणों में टक्कर होगा, अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये टक्कर कब अधिक होगा? जब कणों की संख्या अधिक होगी। और कणों की संख्या कब अधिक होगी? जब सांद्रता हम बढ़ा दी। सांद्रता का मतलब इकाई आयतन में कणों की संख्या बढ़ा दी। समझ रहे हैं ना बच्चों? मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एक विद्यालय में 10 बच्चे हैं, 10 टेबल है। उसी की जगह 20 बच्चे और आ जाए तो फिर 3-3 लोगों को एक टेबल में बैठना पड़ेगा। मतलब सांद्रण बढ़ गया, मतलब सांद्रण बढ़ गया। तो अभिकारकों का सांद्रण यदि बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी, अभिक्रिया की दर तेजी से बढ़ेगी। अभिक्रिया का दर मतलब समय के साथ अभिकारक के सांद्रण या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। टक्कर जितना अधिक होगा, रासायनिक अभिक्रिया उतना अधिक संपन्न होगा। बच्चों चीजें समझो, आप माइंड में सीधा फीड करो भाई, फीड करो। ये बता क्या रहे हैं, हलचल क्या हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं में। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है? दो पदार्थ लिया, उनके कण जब आपस में टक्कर करेंगे तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। और ये टक्कर किस पर निर्भर करता है? कणों की संख्या पर। और कणों की संख्या कैसे आएगी भैया? सांद्रता बढ़ाने पर। तो किसी भी विलयन में, किसी भी अभिकारक की यदि हम सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बच्चों सिंपल तरीके से बढ़ जाएगा। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया दर उच्च हो जाता है। कैसे लिखना है? जितना लिखना है मैं यहां पे लिख दिया हूं कि अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर निश्चित आयतनों में कणों की संख्या बढ़ाने वृद्धि हो जाती है बच्चों, जिससे अणुओं के प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया भी उच्च गति से संपन्न होती है। यही नोट्स प्रोवाइड कराता हूं मैं, मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों। यही नोट्स आपको प्रॉपर रूप से मिलता है। ठीक है, तो चीजें क्लियर है। आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा 968529 अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है सेशन, अभी चलेगा। अभी पहला प्रभावित करने वाले कारक है। दूसरे नंबर में बताएं ताप का प्रभाव। गर्म कर दो, गर्म करो तो खलबली मच जाएगी। आप किसी भी जगह बैठे हो, नीचे से ऊष्मा मिल जाए, उठ के भागना शुरू कर दोगे बच्चों। आप नंगे पैर से दौड़ रहे हो, गर्मी का सीजन है, रेत में आप चलो, सीधे दौड़ते हुए जाओगे। बोले 10 मीटर है, मेरे को 10 मीटर पैदल नहीं चल सकते, दौड़ते हुए जाओगे। आपके घर में फर्श लगा, फर्श से पूरा धूप पड़ रहा है, बोले बिना नंगे पांव से आपको जाना, तो आप दौड़ते हुए निकलोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां से ऊष्मा मिलती है बच्चों, वहां से ताप मिलता है, एनर्जी मिलता है और जलने लगते हो आप लोग। ऐसे ही होता है, रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा दे दो ना, नीचे से भट्टी जला दो, अणु इतना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि उनकी गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ती है और गति करने लगते हैं। अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। आप ही बताओ भाई साहब, आग में कौन नहीं जलेगा? ऐसे ही पदार्थ होते हैं। पदार्थ में यदि हम कह दें कि उसमें टेम्परेचर, यानी बाहर से हम मान लीजिए यहां से इसको एनर्जी दे दें, तो फिर क्या होगा बच्चों? अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से हो जाएगी। ये जो अणु होंगे ना, इनके अभिकारक के जो अणु होंगे, उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। जब गति ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, तो इनके बीच टक्कर ज़्यादा होगा। टक्कर होगा तो रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होगी। सिंपल है। सामान्यतः अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया को ताप में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होगा बच्चों? दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? दुगनी हो जाएगी। चीजें क्लियर है? एक एक पॉइंट आप समझते चलो कि ताप का प्रभाव क्या। मैं आपको लॉजिक बताता हूं, ताप से होता क्या है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया दर बढ़ती है। सिंपल है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं को ऊर्जा मिलती है गति करने के लिए, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। कितना लॉजिक है, सीधा। भैया क्यों वृद्धि होती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अणुओं को एनर्जी मिलता है, और जब एनर्जी मिल गया तो उनकी गतिज ऊर्जा वृद्धि हो गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ गई ना बच्चों, तो सीधा अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। सीधा फंडा। चीजें क्लियर है? ज्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो अभिकारकों की प्रकृति है। ये मैंने नहीं लिखाया है, इसको आप लोगों को लिखना है, समझना है। अभिकारकों की प्रकृति दिखेगा कर, अभिकारकों की प्रकृति। अब भाई ये भी तो हो सकता है ना कि जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी क्रियाशीलता कैसी है। अधिक सक्रिय है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तेजी से होगी,
वहीं पे यदि सक्रियता कम है, जैसे ध्रुवीय या आयनिक यौगिकों में तात्क्षणिक अभिक्रिया होती है, मतलब मिलाते ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ध्रुवीय जैसे मान लीजिए आपका बेरियम 2 पॉजिटिव आयन है और SO4 2 निगेटिव है, ये ध्रुवित है ऑलरेडी पहले से। जब आपस में क्रिया करते हैं तो BaSO4 बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होता बच्चों, तो अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे ध्रुवीय या आयनिक यौगिकों के बीच में तात्क्षणिक अभिक्रिया होती है, मतलब मिलाते ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वाली जो अभिक्रिया होती है थोड़ी सी मंद गति से होती है। जैसे आपका Fe2 पॉजिटिव है बच्चों और यहां पर Ce4 पॉजिटिव है, तो यहां से यदि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दें तो या फिर आपका 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां पर Ce3 पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण थोड़ी से मंद गति पर होता है। इसी प्रकार से संकुल जो अभिक्रिया होती हैं, संकुल अभिक्रिया वो भी धीमी गति से होती है। तो आप लोगों से मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आप कैसे लिखेंगे भाई अभिकारकों की प्रकृति पर, तो आप ऐसे लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसमें उपस्थित बंधों या स्वभाव पर निर्भर करता है, किस प्रकार से बंध पाया जाता है, किस प्रकार से उसका स्वभाव है। जैसे ध्रुवीय आयनिक अणुओं के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तात्क्षणिक होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में संपन्न होने वाली अभिक्रिया में थोड़ी सी ज्यादा समय लगता है। तो आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हो, लिख लोगे ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, विकिरण का प्रभाव। विकिरण मतलब जानते होंगे आप लोग, विकिरण मतलब भैया जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, विकिरण से भी एनर्जी ही मिलता है, और जिस प्रकार से ताप का प्रभाव था उसी प्रकार से विकिरण का प्रभाव होगा। क्योंकि विकिरण क्या देगा, एनर्जी देगा। आप धूप में भी 2 घंटे बैठ लो गर्मी के सीजन में, आप लोगों को पता चल जाए कितना एनर्जी देता है। धूप में आप लोग गर्मी में बैठ जाओ भैया, धूप में सीधा फंडा गर्मी के सीजन में, आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी देता है। मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा 11th क्लास में, या केमिस्ट्री में भी 11th क्लास में, कि जो हमारा विकिरण होता है वो एक ऊर्जा का सतत क्रम है, और यहां पर एक छोटा सा बिंदु है, मतलब ये फोटान है, जो कि छोटे छोटे कणों से, एक फोटान बच्चों ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ, मतलब बहुत आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है, एक कण दूसरे को एनर्जी, फिर दूसरे को एनर्जी, फिर दूसरे को, फिर, और निरंतर एक विकिरण का रूप ले लेता है। मतलब ये जो हमारा विकिरण होता है ये हमें कहीं ना कहीं एनर्जी देता है, ठीक है। देखो जरा, विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, ये तो सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि तापमान मिलेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और विकिरण से बच्चों ऊर्जा ही मिलता है, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विकिरण में उपस्थित फोटान अपनी समस्त ऊर्जा अणुओं को उत्तेजित करने में दे देता है। जिस बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो सीधा फंडा। भाई साहब विकिरण आया तो क्या देगा, ऊर्जा ही ना देगा, फोटान के रूप में उसकी ऊर्जा होती है। जो आपका विकिरण होता है, प्रकाश जो तरंग के रूप में आता है दिखाई देता है ना, इसमें प्रकाश जो होता है, या विकिरण जो होता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें फोटान कहते हैं, और वो बंडल निरंतर फ्लो होते जाते हैं, जिससे हमें किरण के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद बच्चों दाब बढ़ा दें, ठीक है। तो यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो गति दाब का प्रभाव पड़ता है। गैसीय माध्यम के लिए बोला है, गैस में जब दाब लगाते हैं तो अणु पास पास आते हैं, और तब जब पास पास आते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। जैसे आपका गैस सिलेंडर होता है, उसमें 24 लीटर मतलब 14 लीटर गैस भर रहता है, सोचिए आप लोग, और जब आप हिलाएंगे तो बिल्कुल लिक्विड रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है, दाब अत्यधिक रहता है, तो बिल्कुल द्रव जैसा हमें अनुभव होता है, दाब बहुत ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। तो यदि कोई भी गैसीय अभिक्रिया हो रही तो दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे और टक्कर ज्यादा हो, अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगा। उत्प्रेरक भाई, उत्प्रेरक तो एक अलग से ही टॉपिक है इस चैप्टर में। कुछ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। एक टीचर सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है कि बच्चा को पढ़ाता रहता है, जीवन भर पढ़ाता है, बच्चा एक कलेक्टर भी बन जाता है, लेकिन टीचर वहीं पे रह जाता है, वो आपकी परीक्षा देने के लिए नहीं सहभागिता दर्शाता, केवल आपको मोटिवेट करता है, बच्चों पढ़ो, आपको आगे तक ले जाने का काम करता है, लेकिन टीचर भैया वहीं रहता है। इसलिए जानना और समझना जरूरी है कि भाई साहब उत्प्रेरक भी, उत्प्रेरक है क्या,
कुछ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो रासायनिक अपक्रिया को दर को बढ़ाते हैं, वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटाते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से बच्चों अभिक्रिया की दर में भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 6 प्रभावित करने वाले कारक तैयार कर लिए, और आप लोगों से हमेशा बस यही उम्मीद रहता कि बस वीडियो को शेयर कर दो, पूरा वीडियो देखा करो। नोट्स नहीं लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से विधिवत तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।